गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विचार, जिसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं व्यायाम करने जा रहा हूँ। पापा, आप कंप्यूटर पर क्या कर रहे हो? मैं एक ईमेल द्वारा मेरा संदेश दे रहा हूँ। इसी प्रकार एक और देखें। माँ, मुझे कहानी सुनाओ ना। जरूर, सुनो। बहुत समय पहले एक राजा था। उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने विचार और मन के भाव प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह है भाषा। पहले के समय में व्यक्ति अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से समझने व समझाने का प्रयास करते थे, जो अपने आप में मुश्किल था। संकेतों के द्वारा पूरी बात को समझाना। इसी मुश्किल व असुविधा को दूर करने के लिए मानव ने अपने मुख से निकली ध्वनियों को शब्द बनाए और शब्दों से बनी भाषा। भाषा बना है भाष शब्द से, जिसे कहते हैं बोलना। तो अब परिभाषा देखें। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त कर सकता है, या कह सकते हैं अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक रूप और एक होता है लिखित रूप। पहला, मौखिक भाषा, जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं टेलीफोन, भाषण, नाटक, रेडियो आदि। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, क्योंकि व्यक्ति पहले बोलना सीखता है। मौखिक भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरा, लिखित, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का, मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है व दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसी बात को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, कहानी, समाचार पत्र, ईमेल आदि। लिखित रूप में दी गई जानकारी को हम अपने पास नमूने के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन इसका मौखिक भाषा की अपेक्षा प्रयोग सीमित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है सांकेतिक भाषा। इनमें बात को इशारों यानी संकेतों द्वारा समझाना व समझना होता है, यानी बात को इशारों या संकेतों के द्वारा समझाई व समझी जाती है। जैसे यातायात को नियंत्रित करने वाला सिपाही, या जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में दिया है मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। आगे, मातृभाषा। जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे कोई परिवार हिंदी भाषी है तो बालक हिंदी बोलता है, और कोई तमिल भाषी है तो तमिल बोलेगा। इस तरह उनकी भाषा हिंदी व तमिल होगी और वो उनकी मातृभाषा होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश में अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है वह राष्ट्रभाषा होती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। अमेरिका की अंग्रेजी, जापान की जापानी। इसी तरह हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, और यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली जाती है। अब है राजभाषा। राजभाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। भारत की अंग्रेजी व हिंदी दोनों हैं। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। अब है मानक भाषा। नेक्स्ट है मानक भाषा।
भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह कहलाती है मानक भाषा। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के अनेक रूप प्रचलित होते हैं, ऐसे में उन्हें समझाना कठिन हो जाता है। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे यहाँ उदाहरण में मैंने दिया है गई, जिसका मानक रूप है गई। य की जगह ई का प्रयोग किया जाना, ठंड, जिसमें न की जगह ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार लगाकर उसका मानक रूप। इसी प्रकार अंत में भी आधे न का प्रयोग न करके उस पर बिंदी लगाना। शुद्ध, जब शुद्ध लिखा जाता है तो शुद्ध में शु और द के नीचे ही हम छोटा द का पहले प्रयोग करते थे, लेकिन अब शु द के नीचे हलंत और द इस प्रकार लिखकर उसके मानक रूप का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार और भी कई मानक रूप को मान्यता दी गई है। बोली और भाषा में अंतर। भाषा का अर्ध विकसित रूप बोली होता है, जिसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, लेकिन भाषा बोली का विकसित रूप होता है। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है, लेकिन भाषा में साहित्य की रचना की जाती है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित है और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित है। इसके विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है और इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। जैसा मैंने बताया, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, इसी प्रकार सब कुछ मिला के 22 भाषाएँ। अब नेक्स्ट है लिपि। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया, अपने विचार दूर बसे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता होने लगी। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, तो उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित किए, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। तो जैसा मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। जैसे भाषा संस्कृत, देवनागरी, गुजराती देवनागरी, नेपाली और इसी प्रकार पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, जर्मन की रोमन। अब आगे बढ़ते हैं साहित्य। अब नेक्स्ट है साहित्य। विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजोकर रखा जाता रहा है, जिनके अध्ययन में से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती रही है और ये रचनाएं उनके अनुभव पर और उनकी चिंताओं पर आधारित होती है। तो कह सकते हैं साहित्य की परिभाषा, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। यानी जो विद्वानों का विचार और रचनाएं हैं, उनको हम संजोग कर रख रहे हैं। उनकी जानकारी, उनके ज्ञान में जो वृद्धि होती गई है, उनको हमने संजोग कर रखा है, वह उस संचित कोश को कहा जाता है साहित्य। साहित्य के 2 भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पहला है गद्य साहित्य। विचार साधारण रूप में यानी बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं, तो वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं, यानी उनको गद्य साहित्य कहा जाता है। जैसे कहानी, लेख, जीवनी, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि। तो जैसे एक बता सकते हैं, अचानक दूर से एक तिनका उठता हुआ आया और मेरी आंखों में गिर गया। मैं देखती रही, सोचती रही, लेकिन कुछ ना कर पाई। तो अपनी बात को बोलचाल की भाषा में कहना, लिखना, यह क्या हो गया? गद्य साहित्य। नेक्स्ट पद्य साहित्य, अपने भावों और विचारों को काव्य रूप में बताना, वह होता है पद्य।
तो इसके उदाहरण है गीत, कविता, गजल, दोहा, छंद, पद आदि कह सकते हैं। जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। यानी अपनी बात को कहकर, गीत के माध्यम से कहकर, कविता के माध्यम से कहकर प्रस्तुत किया। तो ये हो गया पद्य साहित्य। अब आगे चलते हैं व्याकरण। व्याकरण वह चीज़ है जिसके बिना भाषा का जो शुद्ध रूप है उसका प्रयोग करना असंभव है। यानी भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही अत्यावश्यक होता है। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है, तेरे को मेरे से क्या चाहिए, और दूसरा मेरे को तेरे से किताब चाहिए। तो अब अगर देखे जाए तो ये जो वाक्य है क्या हमें सही लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें व्याकरण का शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं है। तो भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान करने के लिए या भाषा का प्रयोग करने के लिए व्याकरण का शुद्ध रूप के ज्ञान होना आवश्यक है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। तो ये जो उदाहरण दिए हैं, तो इसका सही, जब हम व्याकरण का ज्ञान करते हैं तो इसको हम सही रूप से बोलेंगे तो कहेंगे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मुझे तुमसे किताब चाहिए। नेक्स्ट आता है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 प्रकार के अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। भाषा विचार में अभी तक इन चीज़ों को यहाँ तक ही सम्मिलित किया गया है। व्याकरण के अंग पढ़ने के लिए अब हमें आगे आए गए टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।